अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया वेरिएबल, सैम्पलिंग और हाइपोथेसिस एंड डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइंस। ठीक है। सैम्पलिंग एक ब्रॉडर टर्म है। सैम्पलिंग मैं आपको एक अलग लेक्चर से पढ़ाऊँगी क्योंकि सैम्पलिंग एक इम्पोर्टेंट एक तो टॉपिक है, दूसरा स्टैट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपको समझे कि अगर रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, आप रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं, उसमें सैम्पलिंग हेल्प आउट होती है, तो उस पर एक अलग लेक्चर मैं आपको दूंगी। आज हम इसको पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है क्या है? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन रेफर्स टू हाउ पार्टिसिपेंट्स आर एलोकेटेड टू ईच कंडीशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच एज कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में एक्सपेरिमेंट किन दो लोगों पे होता है? हर एक एक्सपेरिमेंट में एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप कौन सा होता है? जिस पे एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, जो कि इंडिपेंडेंट है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की टू टाइप्स हैं, यानी कि बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन और विद इन ग्रुप डिज़ाइन। बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन क्या होता है कि ईच पार्टिसिपेंट इज़ सिलेक्टेड फॉर ओनली वन ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप के लिए एक पार्टिसिपेंट ही सिलेक्ट किया जाता है। इसको रैंडमाइजेशन भी कहते हैं कि एक ग्रुप के लिए हम एक ही पार्टिसिपेंट को यूज़ करें। ऐसे ही अगर आप बात करें विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन की, तो विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन में एक पार्टिसिपेंट दो ग्रुप्स में यूज़ होगा, यानी कि अगर एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो एक ही ग्रुप में अगर एक पार्टिसिपेंट लिया है तो दूसरे ग्रुप में भी हम उन्हीं पार्टिसिपेंट को लेंगे। ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बिटवीन ग्रुप की बात करें तो हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है साइकोलॉजी स्टूडेंट के ग्रुप पे, और दूसरा हमने ले लिया जोलॉजी का ग्रुप, यानी कि हमने अलग अलग ग्रुप ले लिए। लेकिन विद इन ग्रुप डिज़ाइन में हम एक ही पार्टिसिपेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी के अगर स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट में हमने बिठाए हैं तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी हम साइकोलॉजी ही के उन्हीं स्टूडेंट को बिठाएंगे। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की टू टाइप्स हैं, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन एंड विद इन ग्रुप डिज़ाइन। आगे आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स कौन कौन से होते हैं? ऑल एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इन्वॉल्व्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऑब्वियसली एक ही जब एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो उसमें दो ही वेरिएबल आप लेते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कंट्रोल्ड होता है, यानी कि जिसका दूसरे पे अफेक्ट होना है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे अफेक्ट हो रहा है चीज़ों का। कोज एंड इफेक्ट भी इसको आप बोल सकते हैं। अगर हम कोज के बात करें तो वो इंडिपेंडेंट होगा, अगर हमें इफेक्ट जिस चीज़ पे हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है। लैब एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड इन अ वेल कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में लैब एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? आर कंडक्टेड इन अ वेल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। लैब इन्वायरमेंट का बहुत ही वेल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है। नो नेसेसरी आर अबाउट एंड देयरफॉर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स आर पॉसिबल। The researcher decided where the experiment will take place and what time, with which participants, in which circumstances, using a standardized procedure. Field experiments are conducted in a everyday natural. लैब एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं। पहले लैब एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक रिसर्चर खुद चूज़ करता है कि उसने कौन सा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट लेना है। हर चीज़ बहुत ही एक्यूरेट होगी, बहुत ही ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स होगी। ऐसे ही जब हम बात करें फील्ड एक्सपेरिमेंट की, फील्ड एक्सपेरिमेंट एवरी डे नेचुरल इन्वायरमेंट होता है इसका। कोई भी सिचुएशन नहीं होती, कहीं भी इसको कंडक्ट किया जा सकता है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, नो कंट्रोल वेरिएबल। उसके बाद आ जाता है नेचुरल एक्सपेरिमेंट। नेचुरल एक्सपेरिमेंट आर व्हेन अ नेचुरली अकरिंग इज़ इन्वेस्टिगेटेड that is not deliberately manipulated, it exists anyway. Participants are not randomly allocated and the natural events may only occur rarely. नेचुरल एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली नेचुरली अकरिंग भी होगा, नेचुरल वे में जो एक्सपेरिमेंट। ये डिफरेंट टाइप्स हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस स्टडी की। केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी में एक ही पर्सन पे एक ही ग्रुप अगर हम ले रहे हैं, साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें अगर डिप्रेशन के एक पर्सन को हमने लिया है तो डिप्रेशन का एक पर्सन ही हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, एक को ही एक्सपेरिमेंट कर रहे होते, एक की ही हिस्ट्री ले रहे होते हैं, तो वो होती है केस स्टडी। यानी कि सिज़ोफ्रेनिया का अगर हमने पेशेंट लिया तो हम एक ही पेशेंट ले रहे हैं, उसकी ओवरऑल केस स्टडी कर रहे हैं, उसकी लाइफ के डिफरेंट फैक्टर्स को ले रहे हैं। उसका स्कूल कैसे गुजरा, उसका बचपन कैसे गुजरा, उसकी यूनिवर्सिटी कैसे गुजरी, फिर वो किन किन हालात से यहाँ पे आया,
अगर वो जॉब कर रहा था तो जॉब में क्या किया। ऐसे ही अगर मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल दूं केस स्टडी की, फॉर एग्जांपल हम स्टडी करना चाह रहे हैं कायदे आज़म को, तो कायदे आज़म की जो स्टडी है वो केस स्टडी है, यानी कि हमने उनको बचपन को भी देख लिया, उनका काम करना देख लिया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया, ओवरऑल उनकी लाइफ का जो होगा हिस्ट्री और लाइफ अचीवमेंट्स होंगी, लाइफ की जो भी फेजेस होंगे वो केस स्टडी होता है। नेक्स्ट है कोरिलेशनल स्टडीज़। कोरिलेशन क्या होती है? कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेट करना, यानी कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेट करके जब हम कोई भी स्टडी करते हैं तो उसको कोरिलेशनल स्टडी बोलते हैं। हम पढ़ भी लेते हैं कोरिलेशनल स्टडी क्या है। इट्स अ मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। वही बात आगे, दो वेरिएबल्स को हम आपस में रिलेट करते हैं, फिर उनका एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट देखते हैं, जिनमें से एक वेरिएबल प्रिडिक्टर होता है और दूसरा आउटकम वेरिएबल होता है। वही एक अगर हम बात करें तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि कॉज कर रहा है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो इफेक्ट हो रहा है। कोरिलेशनल स्टडी में भी यही चीज़ होती है, कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं हम चीज़ों का। The predictive variable can be seen as occurring before the outcome variable in some sense. It is called the predictive variable because it forms the basis for predicting the value of the outcome variable. Relationship between variable can be displayed on a graph or as a numerical scale called a correlation coefficient. अगर हम इनके रिलेशन को टू वेरिएबल्स के रिलेशन को एक ग्राफ की फॉर्म में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, न्यूमेरिकल स्कोर की फॉर्म में भी इनको डिस्प्ले कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। आगे डिफरेंट ग्राफ्स की फॉर्म में इन्होंने शो किया है। पॉजिटिव कोरिलेशन हो रही है, एक वेरिएबल का दूसरे ऊपर इफेक्ट पॉजिटिवली, पॉजिटिव कोरिलेशन देख लें, पॉजिटिव इफेक्ट हो रहे हैं। अगर एक दूसरे के साथ नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है तो वो नेगेटिवली उनको ग्राफ की फॉर्म में दिखाया गया है, और अगर कोई भी कोरिलेशन नहीं हो रही तो वो भी ग्राफ में ऐसे दिखाया जाता है। यह है कोरिलेशन कोफिशिएंट, दो वेरिएबल्स का आपस में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है इसकी टाइप रिसर्च मेथड की इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड एक बहुत ही कॉमन मेथड है। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले एक पर्सन को जज करने के लिए भी, वर्किंग प्लेस पे भी इंटरव्यू मेथड ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम किसी पेशेंट को पेशेंट की लेना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, उसकी हिस्ट्री लेना चाह रहे हैं, तो हम इंटरव्यू मेथड यूज़ करते हैं। इंटरव्यू मेथड दो तरीके का होता है, एक स्ट्रक्चर्ड होता है और एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहता है फॉर्मल तरीका है। हम इंटरव्यू एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में सिचुएशन भी फॉर्मल होगी, उसके क्वेश्चनेयर फॉर्मल होगा। जैसे कि जॉब लाइक इंटरव्यू की बात करें, हम जॉब में हमेशा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ही होते हैं कि पहले से ही आपने कोई क्वेश्चन पूछने हैं पर्सन से, उसकी CV लेनी है, उसके क्या क्या सवालात पूछने हैं। ये फुल ऑन फॉर्मल तरीका है एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसलिए इसको बोलते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, कोई भी रैंडम सवाल पूछा जा सकता है, कोई आपको पता नहीं है लेकिन हम रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रिसर्च में ये बहुत काम आता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक इनफॉर्मल है, जैसे कैजुअल कन्वर्सेशन हो रही होती है दो लोगों के दरमियान, कोई भी एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लेंगे सोशल बैरियर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, बातों में से बातें निकालना भी इन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की टाइप है। एक ही तरीका है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का, आप जनरल गुफ्तगू कर रहे होते हैं आपस में, इनफॉर्मल होती है बिल्कुल। क्वेश्चनेयर मेथड एक फॉर्मल तरीका है, अनस्ट्रक्चर्ड तरीका है क्वेश्चनेयर मेथड, जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, रिसर्च प्रपोजल में यूज़ होता है। और हम कोई भी रिसर्च पर करना चाहें तो हम अपनी मर्ज़ी का क्वेश्चनेयर बनाते हैं। ये एक रिटन इंटरव्यू होता है, जैसे कि फ़ेस टू फेस भी हो सकता है, हम टेलीफोनिक वे में भी ले सकते हैं, पोस्ट के थ्रू भी क्वेश्चनेयर ले सकते हैं। कोई भी अगर आप किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रिसर्च करना चाह रही हूँ हाउ मीडिया के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स यंग जनरेशन पे ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने इसके कोई 20 से 30 सवालात दिए, उसका क्वेश्चनेयर तैयार किया और वो लोगों से उस क्वेश्चनेयर पे फ़ीडबैक लिया। तो ये एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीका है क्वेश्चनेयर मेथड, ये ज़्यादातर स्ट्रक्चर्ड वे में यूज़ होता है। और रिसर्च प्रोजेक्ट में सबसे पहले हम क्वेश्चनेयर मेथड को यूज़ करते हैं अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जर्वेशन। रिसर्च मेथड में ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होती है, डिफरेंट मेथड्स में हम ऑब्जर्वेशन कुछ के लिए डिफरेंट में होती है, नेचुरल भी हो सकती है, कंट्रोल्ड भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है।
ओवर्ट और कोवर्ट ऑब्जर्वेशन भी इसको बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन हमेशा नेचुरल वे में अगर आप करेंगे तो ये भी बेहतरीन तरीका है। और अगर कंट्रोल्ड में ऑब्जर्वेशन कभी भी सही नहीं रहती। अगर आप एक पर्सन को ऑब्जर्वेशन में लेके आए हैं तो लैब में आप उसे लेके जाएंगे, उसे पहले ही पता होगा कि मुझे जज कर रहा है, मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो वो बड़ा कंट्रोल्ड वे में करेगा, बिहेवियर शो करेगा। लेकिन अगर आप नेचुरल ऑब्जर्वेशन को प्रेफर करें तो ये एक बेहतरीन तरीका होता है जो आपको एक वैलिड रिज़ल्ट देगा, जिसमें रिलायबिलिटी भी होगी। नेक्स्ट है रिसर्च डिज़ाइंस क्या होते हैं? अ क्रॉस सेक्शन रिसर्च, अ रिसर्च कंपेयर्स मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन एट द सेम टाइम। अब रिसर्च क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है? रिसर्च क्या डिज़ाइन की ये टाइप है, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शन में क्या होता है? मल्टीपल सेगमेंट पॉपुलेशन को डिफरेंट, अगर अब हम सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन एट द सेम टाइम, हम एक टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को एक ही रिसर्च में लेके आए हैं और उन्हें कंपेयर कर रहे हैं आपस में, तो इसको क्रॉस सेक्शनल कहेंगे। यानी कि अगर हमने एक और टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं तो हमने एक क्वेश्चनेयर बनाया है और कुछ वक्त के लिए कुछ लोगों पे और रिसर्च की, एंड दैट्स इट। इसकी सेकंड टाइप है रिसर्च डिज़ाइन की लॉन्गिट्यूडनल। इसको हम केस स्टडी डिज़ाइन भी कहते हैं, यानी कि एक लंबे अरसे तक चलती है। अगर आपने 2 साल पहले एक बच्चे पे अपनी रिसर्च शुरू की थी तो आपने उसी बच्चे पे ही अगर रिसर्च कर रहे हैं तो उसके आगे से 6 to 10 ईयर्स के बीच में भी हमने उसी बच्चे को लेना है। यानी कि ये लॉन्ग टर्म रिसर्च चलती है, कई सालों तक ये रिसर्च चलती है, क्योंकि ये एक ही पर्सन पे हो रही होती है। एज़ कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शनल, वो एक ही टाइम पे आप ले सकते हैं मल्टीपल सेगमेंट्स पॉपुलेशन को, यानी कि इसमें एक ही पर्सन को काफ़ी अरसे तक लेके जाना नहीं होता, ये कुछ अरसे के लिए ही होती है बस। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एक लंबे अरसे तक चलती है। नेक्स्ट हम रिसर्च मेथड्स में किस टाइप का डाटा यूज़ करते हैं? डाटा हमेशा क्वांटिटेटिव होता है या क्वालिटेटिव होता है? क्वांटिटेटिव में हम कहते हैं न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हमने 50 स्टूडेंट लिए हैं तो 50 के क्वेश्चनेयर में हमने उसकी रेशो निकाल लेनी है। क्वांटिटी देखनी है, कितने लोगों का कितने % जवाब आया है, ये हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच और हाउ लॉन्ग और हाउ मैनी देयर आर ऑफ समथिंग। A tally or behavioral categories and closed questions in a questionnaire collect quantitative data। यानी कि जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा वो हमेशा क्वांटिटेटिव डाटा होगा। अब ये आप पे है कि आप क्वांटिटेटिव डाटा लेना चाह रहे हैं या क्वालिटेटिव डाटा लेना चाह रहे हैं। कुछ हाइपोथेसिस, कुछ रिसर्च वर्क ऐसा होता है जिसमें आपको सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा चाहिए होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं चाहिए होता। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है? इज़ अ नॉन न्यूमेरिकल एंड डिस्प्लेड इन वर्ड्स, यानी कि ये जस्ट आपने वर्ड्स में ही डिस्क्राइब करना है, इसके लिए न्यूमेरिकल फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। दिस टाइप ऑफ डाटा कैन फॉर्म थिंग्स लाइक इंटरव्यू, ट्रांसक्रिप्ट्स और रिस्पॉन्स टू ओपन क्वेश्चनेयर, ओपन क्वेश्चंस इन क्वेश्चनेयर एंड काउंट फ्रॉम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ कलेक्ट क्वालिटेटिव डाटा। अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें, हम देखना चाह रहे हैं कितने % हमारे एक कॉलेज में अक्सरियत की आंखें ब्राउन हैं। अब हमने इसमें क्वालिटी ही देखी है, ब्राउन लोग हैं, लेकिन हमने उसकी क्वांटिटी नहीं देखी कि कितने लोग हैं या कितनी, हमने इसको जस्ट वर्ड में डिस्क्राइब कर दिया। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों की आंखें ब्राउन होती हैं। अब कितने % लोगों की होती हैं, अगर ये हम इसकी न्यूमेरिकल फॉर्म में देखना चाहेंगे तो वो हम उसके लिए क्वांटिटेटिव डाटा यूज़ करेंगे। क्वांटिटी देखेंगे उसकी, अगर हम सिर्फ उसको जस्ट वर्ड में बयान करें तो वो क्वालिटेटिव डाटा होगा। क्वालिटेटिव डाटा 2 तरह का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा का मतलब है कि आप खुद जाके कंडक्ट कर रहे हैं पहले चीज़ों को, कहीं से पहले वो डाटा आपको नहीं मिला, पार्टिसिपेंट से पहली बार ही इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या होता है? जो पहले से ही मौजूद डाटा है उसी को ही दोबारा यूज़ कर लेना। फॉर एग्जांपल गूगल का सारा डाटा सेकेंडरी डाटा होता है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, और जो रिसर्च वर्क आप खुद लोगों के पास जा के करते हैं वो प्राइमरी डाटा होता है। क्वेश्चनेयर हमने तैयार किया 50, वही सेम एग्जांपल दे देती हूँ प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा समझाने के लिए। क्वेश्चनेयर आपने तैयार किया, उसमें क्वेश्चन भी आपने खुद बनाए और लोगों से जाके डाटा कलेक्ट किया, ये था प्राइमरी डाटा, आपने खुद बनाया है। लेकिन सेकेंडरी डाटा अब हम आपको उसको देखना चाह रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल फॉर्म में इसने पहले भी कहीं किसी और का काम ही देखना चाह रहे हैं, तो आप गूगल से उसका लेंगे सिंपली, और वो आप डाटा अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी डाटा होगा।
अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो वो ज़रूर पूछेगा कमेंट में, और मैं आपको सैम्पलिंग अलग एक लेक्चर में ज़रूर पढ़ाऊँगी। वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है साइकोलॉजी के हवाले से भी, और स्टैट के स्टूडेंट के लिए भी सैम्पलिंग एक इम्पोर्टेंट है। और अक्सर इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है सैम्पलिंग का, साइकोलॉजी वालों को भी इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सैम्पलिंग का, तो हम उसको एक अलग लेक्चर में ज़रूर कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।